नमस्कार, गुड इवनिंग इंडिया। आज 25 अप्रैल 2016 है और आज का दिन विश्व भर में मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। जिस मच्छर के काटने से मलेरिया की बीमारी होती है उसका नाम है एनोफिलिस और विशेषता यह है कि यह मच्छर गंदे पानी में पनपता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि यदि मलेरिया से हमें लड़ना है तो हम आसपास स्वच्छता का जरूर ध्यान रखें, कहीं भी गंदगी ना होने दें, क्योंकि गंदगी होगी जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं तो यहाँ पर मच्छर का लार्वा पनपेगा और उससे समुदाय को, हम सबको मलेरिया का खतरा रहेगा। प्रशासन भी इस ओर सजग रहता है कि फॉगिंग हो, फॉगिंग से हम समस्या का निदान पा सकते हैं, लेकिन बहुत जरूरी है कि हर घर परिवार अपने आसपास साफ सफाई रखे। फिर चाहे टायर की बात हो जहां पर पानी जम सकता है, गमलों के नीचे, आसपास सराउंडिंग्स में, वहां पर आप पानी एकत्रित ना होने दें। मच्छरदानी का घर परिवार उपयोग कर सकते हैं। मॉस्किटो रेपेलेंट्स का भी हम प्रयोग कर सकते हैं ताकि हम मच्छर को पनपने ना दें और मच्छर से होने वाली इस बीमारी, चाहे मलेरिया का जिक्र हो या फिर डेंगू चिकनगुनिया हो, उससे हम लड़ सकें। लेकिन कहीं भी यदि मलेरिया के लक्षण आते हैं जैसे कि बुखार आना, कपकपी होना, तो ये बहुत जरूरी है कि आप डॉक्टर से जरूर सलाह लें। खुद से उसका इलाज ना करें। डॉक्टर जो हैं पढ़ लिख कर आगे बढ़ते हैं, उन्हें पूरी समझ होती है, तो बहुत जरूरी है कि हम डॉक्टरी सलाह लें। और जहां तक जो विद्यार्थी डॉक्टर बनना चाहते हैं उनके लिए आगामी रविवार 1 मई बहुत महत्वपूर्ण तारीख है, क्योंकि उस दिन ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट होना है। इस टेस्ट का आयोजन सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे होगा और हैरानगी इस बात की भी है कि उसी दिन एक और इंपॉर्टेंट टेस्ट होना है लॉ का, जो कि शाम 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक होगा, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। कार्यक्रम में आज हम फोकस करेंगे कि अगर आप इनमें से कोई भी टेस्ट क्रैक करना चाहते हैं तो किन टिप्स का आप जरूर ध्यान रखें, क्या डूज एंड डोंट्स रहेंगे। और कार्यक्रम में जो हमारे मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आप सवाल करना चाहें तो आप हमें सीधा फोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट करें 23097532, दैट्स 23097532। दिल्ली का STD कोड 011 अवश्य लगाइएगा। कल 26 अप्रैल है और विश्व भर में 26 अप्रैल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ डे के रूप में मनाया जाता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क क्या हैं ये और क्या विशेषता है इनकी। आइए सबसे पहले इसी विषय पर चर्चा करते हैं और कानून पर हमें जानकारी देने के लिए दो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करना चाहेंगे प्रोफेसर GS वाजपेयी का। नमस्कार प्रोफेसर वाजपेयी, रजिस्ट्रार नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली से। और साथ ही वेलकम करना चाहेंगे प्रोफेसर योगेश पाइक का। नमस्कार प्रोफेसर साहब, आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं NLU दिल्ली से। प्रोफेसर वाजपेयी, आपसे शुरू करेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो ओवरऑल पूरा जो कानून है और उसमें IPR कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है उसका। देखिए, IPR से संबंधित जो कानून है इस देश में, उनका इतिहास बहुत पुराना है, क्योंकि इस देश में म्यूजिक से रिलेटेड, आविष्कारों से संबंधित, पब्लिकेशन से संबंधित जो इंडस्ट्री है उसकी हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है। और लेकिन हाल में ही वैश्विक जो एक्सपेंशन हुआ है, जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है, जो इकोनॉमी हमारी जिस तरीके से विकसित हुई है, उसके परिप्रेक्ष्य में मैं समझता हूं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की इम्पोर्टेंस पिछले 10 सालों में बहुत तेजी से बढ़ गई है, क्योंकि डिज़ाइन है, पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट्स हैं और सॉफ्टवेयर पेटेंट भी है। इवन इन सभी क्षेत्रों में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पे काफ़ी अनुसंधान हो रहा है और लॉ में विशेष तौर पे पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट, सोशियोलॉजी, दूसरे सब्जेक्ट्स के लोग भी इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन ये प्योरली एक लीगल कंस्ट्रक्ट है। तो मैं समझ रहा हूँ आज के परिप्रेक्ष्य में सिर्फ उस पर लीगल एजुकेशन में IPR का आना और जिस तरह से उस पर रिसर्चेज हो रही हैं और हाल में जिस तरह से कोर्ट्स ने इस पर संज्ञान लिया है, उस लिहाज से मैं समझता हूं, कैरियर के लिहाज से भी मैं समझता हूं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक बहुत महत्वपूर्ण एरिया है। जी प्रोफेसर योगेश पाइक, क्योंकि आप तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट IPR एक्सपर्ट हैं, थोड़ा व्यूअर्स के लिए सरल तरीके से समझाएं कि पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट में अंतर क्या है। ठीक, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि बौद्धिक संपदा जो है एक बहुत ही ओवर आर्चिंग, ओवर एनकम्पसिंग टर्म है। इसमें पेटेंट्स जो है इट रिलेट्स टू टेक्निकल फीचर्स ऑफ एनी इन्वेंशन। तो या तो एक प्रोडक्ट हो सकता है, टेक्निकल प्रोडक्ट, या एक प्रोसेस हो सकता है जिसके ऊपर पेटेंट दे सकते हैं। और इसके जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस जो है, कोई इन्वेंटर जो है उनको पेटेंट एप्लीकेशन करना पड़ता है और उसमें उनको ये बताना पड़ता है कि उनकी इन्वेंशन में क्या ऐसा नया है जो पहले नहीं था। तो ये तो सीधा साधा 20 साल के लिए आपको एक्सक्लूसिविटी मिल जाएगा अगर आप पेटेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस अगर पेटेंट दे देते हैं तो। उसके बाद जो है कॉपीराइट होता है। While intellectual property is related to technical embodiments of any invention, copyright जो है ये सांस्कृतिक परिवेश में है। तो इसमें कल्चरल इंडस्ट्री जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री है, म्यूजिक इंडस्ट्री है,
पब्लिशिंग इंडस्ट्री है, ये इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई किताब लिखते हैं, जो द मोमेंट इट गेट्स पब्लिश्ड, द मोमेंट द वर्क इज क्रिएटेड ऑन अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, उसके लिए कॉपीराइट मिल जाता है आपको। और कॉपीराइट का जो है ड्यूरेशन जो है आपके पूर्ण अवधि, आपका लाइफ प्लस 50-60 ईयर्स मिल जाता है इंडिया में। तो ये कॉपीराइट हो गया। फिर डिजाइन जो होता है, एक्सटर्नल डायमेंशंस ऑफ एनी प्रोडक्ट, जैसे कि ऑर्नामेंटल फीचर्स जो होते हैं डिजाइन के, वो सब जो है डिजाइन लॉ के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। इसमें जो है टेक्निकल फीचर्स जो यूजुअली हम पेटेंट से प्रोटेक्ट करवाते हैं, वो इसमें नहीं आते। इसमें सिर्फ एक्सटर्नल जो चीजें हैं, जैसे कि पंखे का डिजाइन हो जिसमें टेक्निकल फीचर्स कोई ना हो, या कप का डिजाइन हो, हालांकि बिस्किट्स के मोल्ड जो होते हैं वो भी डिजाइन से प्रोटेक्ट किए जाते हैं। और ट्रेडमार्क जो है ये ब्रांड प्रोटेक्शन के लिए है। हालांकि इसका पब्लिक पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है कि आप कंज्यूमर्स में कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट एक सोर्स से आ रहा है और कंज्यूमर्स को रिपीटेडली उस सोर्स से खरीदना है, तो कंज्यूमर्स को एक जो ब्रांड चाहिए वो ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट कर लेता है। वैसे ही एक और एक कैटेगरी है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, उसको बोलते हैं भौगोलिक चिन्ह। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का बेस्ट एग्जांपल्स होगा बनारसी साड़ी, दार्जिलिंग टी, जो कि किसी विशेष प्रदेश से आता हो और उसमें जो है उस प्रदेश का रेपुटेशन से, जैसे कि बनारसी साड़ी क्योंकि बनारस से आती है, वैल्यूएबल है। दार्जिलिंग टी क्योंकि वहां से आती है और वहां के प्लेन्स में सॉइल कंडीशंस और क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से उसको जो क्वालिटी आती है प्रोडक्ट को, तो इसकी वजह से वो ब्रांड प्रोटेक्ट किए जाते हैं। यानी जब भी कोई इनोवेटिवनेस होगी, आइडिया नया आएगा, तो साथ ही सवाल उठता है उसके प्रोटेक्शन का भी, और कहीं ना कहीं इनोवेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ की हमें जरूरत पड़ती है। तो प्रोफेसर वाजपेयी, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, वकालत करना चाहता है, और अगर वो बैचलर्स ऑफ लॉ करता है तो 5 साल का उसको कोर्स करना होगा, चाहे वो एनएलयू से करे या किसी और विश्वविद्यालय से। तो थोड़ा बताइए, जब 5 साल का कोर्स करता है तो क्या उसके अंदर आईपीआर अलग से एक स्पेशलाइजेशन है या कोर्स है, कैसे होता है? जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब 5 वर्षीय लॉ का पाठ्यक्रम इंट्रोड्यूस हुआ, तो उसके पूर्व जो 3 साल के जो पाठ्यक्रम थे लॉ में, उनमें सिर्फ गिने चुने सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे और उनको ही कोर सब्जेक्ट माना जाता था। 5 साल के लॉ करिकुलम में करीब एक स्टूडेंट्स करीब 55 सब्जेक्ट्स की स्टडी करता है। उसमें अलग अलग क्लस्टर हैं। एक बहुत मेजर क्लस्टर उसमें कॉर्पोरेट लॉ, कंपटीशन लॉ और आईपीआर का है, जो कमर्शियल लॉज, ट्रेड और उससे संबंधित हैं। तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी या किसी भी लॉ फैकल्टी में आप पाएंगे कि करीब तीसरे साल के बाद इन लॉज पे जो थोड़े से स्पेशलिस्ट नेचर के हैं, जिन पे एक अलग तरह की तवज्जो की जरूरत है, उस पे एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है स्टूडेंट्स को कि वो उनको एक्सप्लोर करें, क्योंकि बाय देन वो दूसरे जो बेसिक लॉज हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, टार्ट लॉ है, वो पढ़ चुका होता है। तो उसके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो इन क्षेत्रों में जाए जिनकी डिमांड बहुत है, जिन पे नए नए पॉलिसी इनिशिएटिव्स आ रहे हैं। तो इसीलिए आप पाएंगे कि लॉ यूनिवर्सिटीज ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को बहुत अच्छे से फोकस किया है, और कई लॉ यूनिवर्सिटी में, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक्सक्लूसिव सेंटर एस्टेब्लिश किए। और एनएलयू दिल्ली उनमें से एक है। जी, मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। एक बहुत अच्छी न्यूज है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये एक स्टूडेंट, ये डिमांड बेस्ड है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी डिमांड बेस्ड चलती है। तो जब ये रियलाइज किया गया कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक बहुत इंपॉर्टेंट टेरिटरी है जो फास्ट इमर्जिंग है, और कैरियर ऑप्शंस बहुत हैं उसमें, ये देखते हुए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली ने एक इनिशिएटिव लिया। उन्होंने सेंटर फॉर इनोवेशन इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वहां पे एस्टेब्लिश किया। डॉक्टर योगेश पाई उसमें वन ऑफ द वेरी लीडिंग फिगर हैं। तो इन्होंने इस पूरी एनएलयू दिल्ली ने इसमें लीड ली, और उसके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। एक तो ये था कि हम ओवरसीज कोलैबोरेशन करें आईपीआर में, क्योंकि आईपीआर इज ए ग्लोबल फिनोमेना। सेकेंडली ये था कि जो रिसर्च एरिया इसमें सिर्फ टीचिंग तक ना रहे, टीचिंग तो एक लिमिटेड एक्सरसाइज है। हम लोग ये भी चाह रहे थे कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एज ए सब्जेक्ट को एक्सपेंड किया जाए थ्रू रिसर्च, थ्रू डेटा कलेक्शन, थ्रू एम्पेरिकल रिसर्च। तो वो एक एक्टिविटी करने का लिए एक पूरी टीम हम लोगों ने ऑर्गेनाइज की। और तीसरी चीज जो इस सेंटर में अभी हाल में ही की गई है, वो ये है कि हम एक टीचिंग कॉम्पिटेंस डेवलप करें, जो दूसरी यूनिवर्सिटीज में उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, जहां फैसिलिटीज नहीं है, उन टीचर्स को भी हम ट्रेन करें ताकि वो जाके उन स्टूडेंट्स को लाभान्वित कर सकें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एरिया। तो अभी हाल में ही इस सेंटर ने एक बहुत बढ़िया कैपेबिलिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की। तो जो एक मैन पावर हमें तैयार करना है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में, तो एनएलयू दिल्ली उसके लिए मैंडेटेड है और उस पर हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा और भी जानना चाहेंगे टेक्निकलिटीज में, चाहे पेटेंट हो, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी प्रोडक्ट के लिए, योगेश जी, मुझे एक से ज्यादा प्रोटेक्शन की आवश्यकता हो? बिल्कुल। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक
कैमरा का जो है टेक्निकल फीचर जो है वो पेटेंट में कवर हो जाएगा। कैमरा के फोटोग्राफ्स जब आप लेते हैं वो कॉपीराइट से कवर हो जाएंगे। फिर कैमरे का ब्रांड जो है वो ट्रेडमार्क से प्रोटेक्टेड हो जाएगा। तो इस तरह, और अगर कोई सीक्रेट एलिमेंट्स है उस टेक्नोलॉजी के, जो हम उसको कहते हैं नो हाउ और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, वो ट्रेड सीक्रेट प्रोटेक्शन से भी कवर हो सकता है। तो एक प्रोडक्ट का अलग अलग एस्पेक्ट्स वेरियस कैटेगरीज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से कवर हो सकता है। और जैसे प्रोफेसर वाजपेयी ने जब आईपीआर की बात की, साथ ही कॉम्पिटिशन लॉ का जिक्र किया, तो थोड़ा बताइए, इनोवेटिव आइडिया को हमने प्रोटेक्शन तो देना है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से, लेकिन उसका एक अलग पहलू है कि हम ऐसा तो नहीं कि मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं और कंपटीशन बाजार में कम कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उपभोक्ता तो फायदा कंपटीशन से ही पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसका सीधा साधा जवाब ये है कि अगर आप कोई किताब लिखते हैं और कॉपीराइट उसमें मिल जाता है, हालांकि लोग तो कहते हैं जनरली कि ये मोनोपोली क्रिएट हो गई है, लेकिन अगर वो किताब अच्छी नहीं हो और मार्केट में नहीं चली, तो कॉपीराइट होने के बावजूद उसका कोई मार्केट में वैल्यू नहीं है। तो although intellectual property right conveys an exclusivity, it's not correct to say that it also conveys a monopoly directly. The monopoly is actually conveyed by consumer behavior depending on the nature and the quality of the product. बिल्कुल ठीक है जी। तो इसीलिए बैलेंस हो जाता है। बैलेंस हो जाता है। लेकिन प्रोफेसर वाजपेयी थोड़ा बताइए, तो आप कह रहे हैं बैचलर स्तर पे तो आईपीआर तीसरे चौथे साल से सिखाया जाता है, मास्टर्स पे उससे आगे स्पेशलाइज कर सकते हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की जो स्पेशलाइजेशन है वो मास्टर लेवल पे बहुत पॉपुलर है। और जो स्टूडेंट्स हैं जो पीजी करते हैं एलएलएम, तो एलएलएम जो 1 ईयर प्रोग्राम है, तो उसमें दूसरे सेमेस्टर से अपॉर्चुनिटी होती है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में स्पेशलाइजेशन दिया जाए, जहां वो 4 बड़े एक्सक्लूसिव पेपर्स ले सकते हैं वहां पर, जिससे क्रेडिट बेस्ड 24 क्रेडिट बेस्ड प्रोग्राम। तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली और बहुत सी यूनिवर्सिटीज जो है कंट्री में, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इनवेरिएबली सभी यूनिवर्सिटी में एक स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है। और बियॉन्ड दैट मैं ये कहूंगा कि डॉक्टरल लेवल पे भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में पिछले 5 साल में पीएचडी स्तर पे बहुत रिसर्च हुई है। तो स्टूडेंट जो यंग स्टूडेंट हैं जो साइंस बैकग्राउंड से स्पेशली, वो जानना चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर भी पेटेंट हो सकता है या नहीं, टेक्नोलॉजी में पेटेंट के क्या इश्यूज हैं, डिजाइन के क्या इश्यूज हैं। तो ये मुझे लग रहा है एक बहुत फास्ट इमर्जिंग टेरिटरी है जिसमें बहुत स्कोप है। और वर्ल्ड प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ डे की पूर्व संध्या पर इस विषय की महत्ता इस बात से भी समझना चाहेंगे योगेश जी कि सरकार भी इस दिशा में प्रयास कर रही है, और जो नेशनल पॉलिसी आ रही है आईपीआर पर, उसका क्या उद्देश्य है? देखिए, नेशनल पॉलिसी जो है ये 2014 के बाद जब नई सरकार आ गई, तब से उन्होंने इस पे लगे हुए हैं। तो डीआईपीपी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत है, उन्होंने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की और उस कमेटी को ये एम्पावर किया गया कि वो इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में जो भी इश्यूज है उसको ब्रॉडली होलिस्टिकली देखें। तो उसमें उन्होंने एक 6-7 मुख्य मुद्दे उठाए हैं, और उसका ऑब्जेक्टिव्स जो है आईपी क्रिएशन पे फोकस करना है, आईपी अवेयरनेस पे है, आईपी एनफोर्समेंट पे है, आईपी एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि पेटेंट ऑफिस के जो टाइमलीनेस की जो इश्यूज है और पेंडेंसी के जो इश्यूज है वो कैसे उसको कम किया जाए, इसके बारे में भी प्रावधान है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ड्राफ्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अभी तो कैबिनेट में है, और हम सोच रहे हैं इसकी सीधी लिंकेज होगी मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया प्रोग्राम। बिल्कुल। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नेशनल आईपीआर पॉलिसी वाज टू एक्चुअली बिल्ड लिंकेजेस बिटवीन मेक इन इंडिया एंड स्टार्टअप इंडिया। और मेक इन इंडिया के आने की वजह से बहुत सारे जो है उसके साइड जो एडवांटेजेस है वो भी हुए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल डीआईपीपी ने रिसेंटली 1000 मोर देन 1000 एग्जामिनर्स वो ट्रेडमार्क एंड पेटेंट्स में अपॉइंट किए गए हैं, ताकि ये जो पेंडेंसी वगैरह के जो इश्यूज है वो फास्ट हो सके। और मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट के अंडर उन्होंने ये भी कहा गया है कि जो इन्वेंटर्स है, और खासकर जो सेमी और मिड लेवल के जो इन्वेंटर्स है, एमएसएमई बोलते हैं, तो उनके लिए 50% तक का डिस्काउंट दिया गया है पेटेंट करवाने के लिए। तो बहुत सारे ऐसे जो है और इसलिए यहाँ पे जाना जरूरी है कि जब भी कोई लॉ पॉपुलर हो रहा है और डिमांड उसकी आ रही है, तो उससे जुड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेकर भी हम सजग रहें। और बीते कल प्रोफेसर वाजपेयी हमने देखा, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री ठाकुर जी ने भी इस बात पर बल दिया कि